प्यारे बच्चों, आप सभी का कोष्टी बायोलॉजी विंग्स चैनल पर स्वागत है। मैं राकेश कोष्टी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सभी से निवेदन करता हूं कि वीडियो को शुरू से आखिरी तक अवश्य देखें और इसको लाइक शेयर करें और साथ ही सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि पहला वीडियो आपके मोबाइल तक उपलब्ध हो सके। आज हम पढ़ेंगे एटीपी के बारे में, जिसका फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राई जो फॉस्फेट है वह उसमें एनर्जी स्टोर्ड इन सेल फॉर्म एटीपी, यानी सेल के अंदर, कोशिका के अंदर जो एटीपी है वह कोशिका के अंदर जो एनर्जी रहती है वो एटीपी के रूप में संचित रहती है। साथ ही एटीपी का जो फॉर्मेशन है इन सेल्स माइटोकॉन्ड्रिया, यानी सेल का जो माइटोकॉन्ड्रिया जिसे पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स है, इसमें एटीपी का निर्माण होता है और एटीपी उसमें संचित रहती है। साथ ही मेन रोल ऑफ एनर्जी ट्रांसफर्ड, यानी जो एटीपी है वह ऊर्जा के स्थानांतरण में बहुत ही अहम भूमिका निभाता है। करेंसी ऑफ बायोलॉजिकल एनर्जी, एटीपी को हम जैव ऊर्जा की मुद्रा भी कहते हैं। साथ ही एटीपी को मीडिएटर ऑफ एनर्जी, यानी एटीपी को ऊर्जा का दलाल भी कहा जाता है। इसके अलावा एटीपी एक न्यूक्लियोटाइड है जिसका एक अणु 1 मोल ऑफ एडिनोसिन एंड 1 मोल ऑफ पेंटोस शुगर, यानी 5 कार्बन परमाणु वाली शर्करा के एक अणु से, इन दोनों के एक एक अणुओं के मिलने से एटीपी का एक अणु बनता है। एटीपी के हाइड्रोलाइसिस से जो एनर्जी प्रोड्यूस्ड होती है उसका उपयोग विभिन्न वाइटल एक्टिविटीज में किया जाता है, यानी वाइटल एक्टिविटीज ऑफ द सेल्स। सेल के अंदर जो विभिन्न वाइटल एक्टिविटी, जैविक क्रियाएं होती हैं, उनमें एटीपी के हाइड्रोलाइसिस से जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसका उपयोग किया जाता है। नीडेड टू एक्टिव ट्रांसपोर्ट, यानी सक्रिय परिवहन में, और एक्टिव वाटर एब्जॉर्प्शन, यानी जल के सक्रिय अवशोषण में एटीपी की आवश्यकता पड़ती है। इन इंसेक्ट्स एंड बैक्टीरियाज बायोल्यूमिनेसेंस, यानी जो कुछ कीट रहते हैं और कुछ जो जीवाणु रहते हैं उनमें जैव संदीप्ति के रूप में ऊर्जा एटीपी का उपयोग किया जाता है। साथ ही साथ इन लिविंग सेल्स, यानी जीवित कोशिकाओं में फास्फेटीकरण, यानी फास्फोराइलेटिंग एजेंट्स के रूप में एटीपी कार्य करता है। आगे सिग्निफिकेंस ऑफ एटीपी, यानी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट का महत्व। जो एटीपी है जिसे करेंसी ऑफ सेल एनर्जी, यानी कोशिका की ऊर्जा मुद्रा भी कहा जाता है। सेल्स इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स, सेल का जो इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स है माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया में मेन सेंटर ऑफ रेस्पिरेशन, यानी माइटोकॉन्ड्रिया को श्वसन का मुख्य केंद्र माना जाता है। रेस्पिरेटरी एंजाइम्स प्रेजेंट इन माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन्स, यानी जो श्वसन एंजाइम्स हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया की झिल्ली में पाए जाते हैं। एटीपी करेंसी ऑफ बायोलॉजिकल प्रोसेस, यानी जो एटीपी है वह जैविक क्रियाओं की मुद्रा भी कहा जाता है। एटीपी में स्टोर्ड एनर्जी आवश्यकता अनुसार वेरियस वाइटल एक्टिविटीज में खर्च की जाती है और ज्यादातर जो ऊर्जा है एटीपी के रूप में माइटोकॉन्ड्रिया में संचित रहती है और ये माइटोकॉन्ड्रिया से बाहर एंटर द साइटोप्लाज्म में प्रवेश करती है और इस ऊर्जा का उपयोग एनर्जी यूज्ड टू रेगुलेटेड टू वाइटल एक्टिविटीज, यानी इस ऊर्जा का उपयोग जैविक क्रियाओं को संचालित करने में किया जाता है। इसके आगे अगला टॉपिक पढ़ेंगे हम, डिफरेंस बिटवीन ग्लाइकोलाइसिस एंड क्रेब्स साइकिल। ये
वैसे ये दोनों जो क्रियाएं हैं, ग्लाइकोलाइसिस और जो क्रेब्स साइकिल है, वह है ग्लूकोज के विघटन की के अंतर्गत आने वाली क्रियाएं हैं। तो सबसे पहले हम इन दोनों में डिफरेंस देखते हैं। तो पहले अपन ये देखेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन, ग्लाइकोलाइसिस में। तो जो ग्लाइकोलाइसिस क्रिया है, एरोबिक एंड एनएरोबिक दोनों प्रकार के रेस्पिरेशन में होती है। यह सेल के साइटोप्लाज्म में होती है। यह लगभग 9 स्टेप्स में कंप्लीट होती है और एक लाइनियर पथ में ये कंप्लीट होती है, यानी एक रैखिक पथ में पूर्ण होती है। ग्लूकोज के पार्शियल यानी आंशिक ऑक्सीडेशन से पायरुविक एसिड का निर्माण होता है। यहाँ पर 2 ATP मॉलिक्यूल्स यूज्ड किए जाते हैं। साथ ही साथ ग्लूकोज के 1 मोल के ऑक्सीडाइज होने से 2 ATP मॉलिक्यूल्स की उत्पत्ति होती है। ईच ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स यानी प्रत्येक ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स के ऑक्सीडेशन से 2 NADP क्या एक हाइड्रोजन ग्राही यौगिक है, तो NADP के 2 मॉलिक्यूल्स का निर्माण होता है। एंजाइम्स प्रेजेंट इन सेल साइटोप्लाज्म, ग्लाइकोलाइसिस क्रिया में जो एंजाइम्स पार्टिसिपेट करते हैं वो सेल के साइटोप्लाज्म में होते हैं। और नो रिलेटेड ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन यानी ग्लाइकोलाइसिस जो क्रिया है उसका ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन यानी ऑक्सीकरण फास्फेटीकरण क्रिया से कोई संबंध नहीं होता। साथ ही इसमें ग्लाइकोलाइसिस क्रिया में नो प्रोड्यूस्ड CO2 यानी CO2 उत्पन्न नहीं होती। साथ ही साथ नो नीडेड टू ऑक्सीजन यानी ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती। ये सभी था ग्लाइकोलाइसिस से संबंधित विशेषताएं। अब है क्रेब्स साइकिल। चूंकि अपन ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल के बारे में अंतर पढ़ रहे हैं, तो सबसे अब क्रेब्स साइकिल। तो इन ओनली एरोबिक रेस्पिरेशन, इसमें केवल एरोबिक यानी ऑक्सीश्वसन ही होता है। यह सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। यह जो क्रिया है वह लगभग 1 स्टेप्स में कंप्लीट होती है। कंप्लीटेड टू साइक्लिक पाथवे यानी जो क्रेब्स साइकिल है वह एक चक्रीय क्रम में पूर्ण होती है। इसमें एसिटल कोएंजाइम ए कंप्लीटली ऑक्सीडाइज होता है यानी पूर्णतः ऑक्सीकृत होता है। नो कंज्यूम्ड ATP यानी इस क्रिया में ATP का कोई उपभोग नहीं किया जाता, उपयोग नहीं किया जाता। एसिटल कोएंजाइम ए के ऑक्सीकरण से 2 मोल यानी एसिटल कोएंजाइम ए के 2 अणुओं से 2 GTP या ATP की उत्पत्ति होती है। ट्वाइस एसिटल कोएंजाइम यानी एसिटल कोएंजाइम के 2 अणुओं के विघटन से 6 अणु NADPH के, 2 अणु FADH2 के इनका निर्माण होता है। तो NADP और FADH2 ये सभी हाइड्रोजन ग्राही यौगिक है, हाइड्रोजन एक्सेप्टर कंपाउंड्स हैं। साथ ही माइटोकॉन्ड्रिया की जो इनर मेम्ब्रेन रहती है, साथ ही उसके मैट्रिक्स में ये 2 क्रियाएं क्रेब्स साइकिल की क्रियाएं होती हैं। इसके अलावा CO2 फॉर्म्ड इन दिस साइकिल यानी इस चक्र में CO2 का निर्माण होता है और नीडेड टू ऑक्सीजन यानी ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। तो ये होगा डिफरेंस बिटवीन ग्लाइकोलाइसिस एंड क्रेब्स साइकिल। आगे अब हम पढ़ेंगे फर्मेंटेशन के बारे में। तो जो फर्मेंटेशन है यानी किण्वन क्रिया यानी पदार्थों को सड़ाने की क्रिया है ना, इसके बारे में। तो जो फर्मेंटेशन है वह उसके सबसे पहले हम उसके विशेषताएं पढ़ते हैं। तो जो फर्मेंटेशन है एनएरोबिक रेस्पिरेशन के समान एक क्रिया है यानी अनाक्सी श्वसन के समान होने वाली एक क्रिया जो कि एब्सेंस ऑफ O2 में यानी ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती है। यह इन ईस्ट सेल्स में होती है यानी ईस्ट कोशिकाओं यानी एक कोशिकीय जो फंगस रहती हैं उनमें होती है।
प्रेजेंस ऑफ जाइमेस कॉम्प्लेक्स एंजाइम, यानी यह क्रिया जाइमेस कॉम्प्लेक्स एंजाइम्स की प्रेजेंस में होती है। इस क्रिया के फलस्वरूप एथिल अल्कोहल फॉर्म्ड होता है, एथिल अल्कोहल का निर्माण होता है। CO2 फॉर्म्ड इन दिस रिएक्शन दिस प्रोसेस, यानी इस प्रक्रिया के दौरान में CO2 का निर्माण होता है। साथ ही लेस क्वांटिटी में यानी कम मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है। और इसमें इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स, यानी किण्वन की क्रिया में ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स का इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होता है। और प्रेजेंस ऑफ माइक्रोब्स, यानी यह सूक्ष्म जीवों की उपस्थिति में ये क्रिया होती है। तो इस तरह से ये क्रिया की विशेषताएं हुई। अब किण्वन क्रिया पर सबसे पहले गैल्यूशॉक, ये फर्स्ट पर्सन्स थे, प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने ग्लूकोज का फर्मेंटेशन किया। ग्लूकोज के फर्मेंटेशन से एथिल अल्कोहल CO2 का निर्माण हुआ। फिर पॉस्चर, जिन्होंने 1860 में इस रिएक्शंस को कॉल्ड एज फर्मेंटेशन कहा। इस फिनोमेना को, इस घटना को पॉस्चर इफेक्ट भी कहा जाता है। बुकनर के अनुसार, बुकनर एक साइंटिस्ट हैं, उनके अनुसार फर्मेंटेशन जो प्रोसेस है वो एनाएरोबिक रेस्पिरेशन के समान है। इस क्रिया नो नीडेड टू लिविंग सेल्स, यानी इसमें जीवित कोशिका की आवश्यकता नहीं होती। कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस ब्रेक डाउन सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, यानी फर्मेंटेशन किण्वन की क्रिया में जटिल कार्बनिक पदार्थों का सरल अकार्बनिक पदार्थों में विघटन होता है। यह क्रिया इन बैक्टीरियल एंड फंगल सेल्स, यानी यह जो क्रिया है वह जीवाणु और फंगस कोशिकाओं में होती है। इसमें क्रियाधार सेल्स के बाहर रहते हैं। अब इम्पोर्टेंस ऑफ फर्मेंटेशन, यानी किण्वन क्रिया का महत्व क्या है? तो किण्वन क्रिया का जो महत्व हो एल्कोहलिक फर्मेंटेशन के अंतर्गत, यानी विभिन्न प्रकार की जो शराब है, बियर है, रम है, विस्की है, इन सभी के निर्माण में फर्मेंटेशन का उपयोग किया जाता है। इसके बाद आता है इंडस्ट्रियल यूजेस, यानी औद्योगिक इंपॉर्टेंस। तो औद्योगिक इंपॉर्टेंस के अंतर्गत एसिटिक एसिड, जिसे विनेगर कहा जाता है, यानी सिरका कहा जाता है, सिरका के निर्माण में इस क्रिया का उपयोग किया जाता है। क्यूरिंग ऑफ टी एंड टोबैको लीव्स, यानी चाय और तंबाकुओं की कड़वाहट को दूर कर उसे सुगंधित बनाने में भी किया जाता है। टैनिंग ऑफ लेदर, यानी चमड़े से हेयर्स एंड मसल्स को रिमूव्ड करने में, हटाने में, जिससे वह नरम मुलायम हो जाता है। इसके अलावा पटसन उद्योग में, यानी सनई, जूट, पटसन, इन पौधों को रेटिंग यानी सड़ाकर उनसे रेसे निकालने में भी फर्मेंटेशन की प्रोसेस यूज की जाती है। साथ ही जो दूध से उत्पन्न जैसे मट्ठा है, मक्खन है, पनीर, इन उद्योगों में भी इसका उपयोग किया जाता है। बेकरी इंडस्ट्रीज, यानी विभिन्न प्रकार की बिस्किट्स, डबल रोटी, पाव रोटी आदि बनाने में भी इस किण्वन का उपयोग किया जाता है। एप्पल जूस से साइडर एंड अंगूर के रस से शैंपेन भी तैयार किया जाता है। साथ ही साथ फॉर्मेशन ऑफ अदर मेडिसिन्स, यानी विभिन्न औषधियों के निर्माण में भी फर्मेंटेशन का उपयोग किया जाता है। तो प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में इतना ही। मैं राकेश कोष्टी आप सभी से बार बार रिक्वेस्ट करता हूं कि चैनल को लाइक और शेयर अवश्य करें, और वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल्स को सब्सक्राइब अवश्य करें।